11 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात को दिल्ली के राजघाट इलाके में एक लड़की जो होती है वह अर्धनग्न हालत में सड़क पर बदहवास चली जा रही होती है। उसके निजी अंगों से खून बह रहा होता है। वह उसी अवस्था में यानी कि बिना कपड़ों के ही लगभग 6 किलोमीटर का सफर जो होता है वह पैदल ही तय कर लेती है। ज्यादा तकलीफ होने की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि उस रास्ते से आते जाते राहगीर भी उस लड़की को ऐसे ही हालत में देख रहे होते हैं और साथ में कई बसें, कई गाड़ियां और कई ऑटो, बाइक सवार लोग भी उस जगह से गुजर रहे होते हैं। लेकिन किसी ने भी ना तो केवल उस लड़की के हालत के बारे में पूछने की कोशिश की और ना ही पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की। लेकिन वह लड़की पैदल ही गिरती पड़ती उसी अवस्था में चली जा रही होती है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक आर्मी ऑफिसर की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और उस आर्मी ऑफिसर ने कॉल करके पुलिस को बताया कि सड़क किनारे एक महिला जो होती है गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी हुई होती है, जिसने लाल रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और उसके शरीर के निजी अंगों से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम, एक टुकड़ी मौके पर पहुंच जाती है। वह लाल कुर्ते में एक महिला वहां पर मौजूद होती है, जिसकी हालत को देखने के बाद और लग रहा होता है कि उसके साथ दरिंदगी और मारपीट भी की गई है। कुछ समय वो लड़की जो होती है यह बताने की स्थिति में उस समय नहीं होती आखिर उसके साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसके कुछ टूटे फूटे शब्दों से और पुलिस ने अंदाजा यह लगा लिया था कि उसकी हालत की वजह से कई लोग जिम्मेवार हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और साथ में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए साथ में पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी दर्ज करवाती है और आगे की जांच शुरू कर देती है। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई जाती है और एसआईटी टीम का गठन भी किया जाता है। और एक बार पुलिस ने फिर से उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह किसी को कुछ बता सके, क्योंकि वह लड़की पुलिस वाले को देख करके पूरी तरीके से घबरा जाती है और जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद उस लड़की से पूछताछ का जिम्मा एक महिला पुलिस कांस्टेबल को सौंप दिया जाता है। महिला पुलिसकर्मी जो होती है उस लड़की के पास सादे कपड़ों में एक समाज सेवी बन करके जाती है और वह कई दिनों तक उस हॉस्पिटल में उसके पास जाती रहती है, हालचाल लेते रहती है। वह महिला सिपाही जो होती है वह उसका बहुत ही अच्छे परिवार की तरह ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वह लड़की जो होती है उसे अपनी हमदर्द समझ लेती है। और फिर एक दिन उस महिला सिपाही के पूछने पर लड़की ने जो बताया उसे सुन करके महिला पुलिस भी कांप जाती है। लड़की ने रोते हुए स्वर में बताया कि वह उड़ीसा की रहने वाली होती है और वह भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी में सामाजिक कार्यों में मास्टर यानी कि एमआई कर चुकी होती है और साथ ही उसने नर्सिंग का कोर्स भी किया है। और इसी बीच में दिल्ली में रहने वाले एक दोस्त ने लड़की को फोन करती है और फिर उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें एक अच्छा करियर बनाना है और तुम्हें उड़ीसा को छोड़ करके तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि वह लड़की होनहार और होशियार होती है, इसलिए वह अपने दोस्त के कहने पर एक अच्छी करियर बनाने के लिए उड़ीसा से सीधा दिल्ली की रुख कर लेती है। वह पिछले 8 सालों से दिल्ली के सामाजिक क्षेत्रों में कई लोगों की समाज सेवी का काम कर रही होती है। वह लोगों में एचआईवी एड्स के अलावा स्वच्छता और जागरूकता फैलाने में भी जुटी हुई होती है। लेकिन दिल्ली में रह करके वह जिस दोस्त के कहने पर आई हुई होती है, थोड़े ही दिन बाद उसने उस लड़की को अपने साथ में रखने से साफ इनकार कर दिया था। उसकी दोस्त ने उस बेचारी को दिल्ली जैसे शहर में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला ही छोड़ देती है। इसके बाद वह लड़की कभी बस स्टॉप पर रहा करती, कभी रेलवे स्टॉप पर और फिर कभी फुट ओवर ब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थलों पर रहा करती थी। लेकिन 11 अक्टूबर की रात को जब उसे कहीं भी रात गुजारने का ठिकाना नहीं मिल रहा होता है, तब वह राजघाट इलाके में किसी आश्रय की तलाश में सुनसान रोड से गुजर रही होती है। उसने बताया कि उसे कुछ धुंधला सा याद होता है। उसके साथ दरिंदगी करने वाले 3 लोग होते हैं, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल होता है। पीड़ित लड़की से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस इलाके में जांच करनी शुरू कर देती है और पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके की ऑटो रिक्शा को चेक करना शुरू कर दिया और लगभग 150 से भी ज्यादा ऐसे ऑटो रिक्शा वालों को भी चेक किया जाता है जो लड़की के बताए गए जानकारी से मिल रहे होते हैं। साथ ही पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर दायरे रिंग रोड पर बने सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस ने करीब 700 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की तलाशी लेती है ताकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई भी सुराग मिल सके। पुलिस ने उन फुटेज में देखे गए हर एक ऑटो चालक के घर में जाकर के उनके पड़ोसियों से भी पूछ
पूछताछ की और साथ ही उन सभी के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश की। इसी तरीके से समय बीत रहा होता है, इधर पुलिस भी पूरी मेहनत से जांच कर रही होती है और आखिरकार इस घटना से करीब 21 दिन बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर होता है उस लड़की को लेकर के रिंग रोड के किनारे पर फेंक करके फरार होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब उस ऑटो के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही होती तो पुलिस ने ना सिर्फ उस ऑटो बल्कि उसके ड्राइवर की भी पहचान कर ली होती है और फिर उस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है प्रभु महतो। जिसके बाद पुलिस प्रभु महतो को अरेस्ट कर लेती है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ला करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इस घिनौनी काम में वह अकेला नहीं होता है बल्कि उसके साथ दो लोग और भी शामिल होते हैं, जिनमें एक आरोपी का नाम शमसूल होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। उन दोनों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और पूछताछ के दौरान प्रमोद ने खुलासा किया कि उस दिन की घटना जो होती है दिल्ली के सराय खाना इलाके में आधी रात के आसपास अंधेरा और खामोशी होती है और सेंट्रल दिल्ली में करीब छोटे से कपड़े की दुकान चलाने वाला प्रमोद जो होता है अपने सामान को समेट रहा होता है। लेकिन उस रात प्रमोद ने दुकान बंद करने से पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी रखी हुई होती है और जब दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी अचानक से प्रमोद की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। आधी रात को सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को देख करके उस दरिंदगी के अंदर शैतान जाग उठता है। लड़की को देखते ही प्रमोद के अंदर कुछ हलचल सी होने लग जाती है क्योंकि उसके शरीर में खप चुकी शराब के नशे ने उसे हैवान बना चुका होता है। प्रमोद उस महिला के पास पहुंचता है, फिर उसे बहला फुसला करके अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब वह लड़की उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है तो प्रमोद उसके साथ वहीं रोड पर दरिंदगी करने लग जाता है। वह किसी जानवर की तरह उस लड़की पर टूट पड़ जाता है। उसने 11 अक्टूबर की रात को उस लड़की के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया होता है। वह हैवान अभी दरिंदगी कर ही रहा होता तभी वहां पर एक और व्यक्ति शमसूल भी पहुंच जाता है। शमसूल उस इलाके में जाना पहचाना भिखारी होता है। वह दोनों टांगों से विकलांग होता है लेकिन दिमाग से वह बेहद ही शैतान और राक्षस होता है। प्रमोद को उस लड़की के साथ गंदा काम करते हुए देख करके शमसूल भी हैवान बन चुका होता है। वह भी प्रमोद के साथ इस गंदे काम और घिनौने काम में शामिल हो जाता है और अब इन दोनों ने महिला के कमजोरी का पूरा फायदा उठा लिया होता है। अब वो दोनों उसे खींच करके झाड़ियों में ले जा रहे होते हैं और वहां पर उन दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वह लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वहां पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहे होते हैं लेकिन उन दोनों ने उस लड़की की परेशानी की कोई परवाह नहीं की। वे लोग जो होते हैं उसकी इज्जत को तार तार कर रहे होते हैं। धीरे धीरे रात ढलती जा रही होती है और इसी बीच प्रभु महतो नाम का एक ऑटो ड्राइवर भी अपनी ऑटो रिक्शा से उस इलाके से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से उस लड़की से चीखने और चिल्लाने की आवाज उसने सुनी तो उसने ऑटो को वहीं पर रोक दिया। प्रभु महतो ने देखा कि रोड के पास ही वही झाड़ियों में दो लोग एक लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह होती है कि प्रभु महतो भी लड़की की मदद करने के बजाय बड़ी ही बेशर्मी से वहां पर जाकर के प्रमोद और शमसूल के साथ इस दरिंदगी में शामिल हो जाता है। वह भी उस महिला के जिस्म से खेलने लगा और फिर उन तीनों ने उसके साथ फिर से गैंग किया। लेकिन प्रभु महतो जो होता है यहां पर भी नहीं रुकता है। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने ऑटो में बिठा लेता है और फिर वह बेचारी तो पहले से ही सदमे में होती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि अब उसने विरोध करने की बात तो दूर, चीखने की भी ताकत उसमें नहीं बची हुई होती है। प्रभु महतो ने उसकी हालत का फायदा उठा करके और अंधेरे की आड़ में वह अपने ऑटो को दूसरे सुनसान इलाके में लेकर के जाता है और वहां पर जाने के बाद उसने फिर से लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की। लेकिन जब उसे लगता है कि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है तो प्रभु महतो जो होता है फिर से उसे अपने ऑटो में डाल करके सराय काले खान की तरफ लेकर के जाता है और इसके बाद फिर उसने शमशान जगह देख करके लड़की को सड़क के किनारे ऐसे ही फेंक दिया जैसे कि वह फेंकने वाली कोई चीज हो। इसके बाद प्रभु महतो जो होता है वहां से फरार हो जाता है और जब लड़की सड़क के किनारे भटक रही होती है तो तभी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने उसे देख लिया और पुलिस कंट्रोल रूम में इत्तला की और सूचना दी, जिसके बाद पुलिस लड़की के इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल दिल्ली भेजती है, जहां पर उस लड़की का कई दिनों तक इलाज और पुलिस के 21 दिनों तक चली जांच के बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही इस मामले से जुड़े अहम सबूत भी जुटाए जाते हैं जो उन तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पेश किए गए और साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इस घटना के बारे में बात करें तो अरेस्ट किए गए आरोपियों में
कोटला मुबारकपुर निवासी प्रमोद महतो, नरेला का रहने वाला प्रमोद उर्फ बाबू उर्फ गांधीनगर का रहने वाले शमसुल को जेल भेज दिया गया है। वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, लेकिन आपके हिसाब से उन दरिंदगों को क्या सजा देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।